नमस्कार, मैं हूँ सुमित अवस्थी, मेरे साथ शादाब हैं। हम लोग रोज की तरह फिर आपकी सेवा में हाजिर हैं और जो किसी एक खबर को लेकर विश्लेषण करते हैं। आज का विषय बताइए। बिल्कुल, जो आज का विषय है वो ये है कि महाराष्ट्र में जो इंडिया गठबंधन है उसमें सीटों का बंटवारा हो गया है। उद्धव ठाकरे गुट को 20 सीटें मिली हैं, कांग्रेस पार्टी 18 सीटों पर और एनसीपी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो आप कह सकते हैं कि ये इस स्टेट में जो काफी जहां पे रस्साकशी चल रही थी वहां पे एक बड़ा जो अलायंस है वो बन गया है। इस अलायंस में राजू शेट्टी को भी सीट दी गई है और जो वंचित बहुजन अघाड़ी है उसको भी सीट मिल गई है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि अभी जो एनडीए गठबंधन के नेता हैं महाराष्ट्र में वो कह रहे हैं कि ऑल इज वेल, सब कुछ यहाँ ठीक है। हालांकि एक इंटरेस्टिंग बात और भी है कि कौन किन सीटों पर लड़ेगा इसका मोटे तौर पर कोई खुलासा अभी नहीं किया गया है, लेकिन हालांकि तस्वीर साफ हो गई है। जो गठबंधन के नेता हैं उन्होंने कहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो स्पष्ट कर देंगे कि किन सीटों पर किस पार्टी का प्रत्याशी लड़ेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि मुंबई की कुछ सीटों पर अभी भी मतभेद हैं जिसको लेकर बातचीत चल रही है। तो वो बातचीत जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्सपेक्टेड है जिसमें इन सीटों का अनाउंसमेंट होगा। और माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी की फोन पर बातचीत हुई थी और उस बातचीत के बाद ही जो पूरा गठबंधन है इसकी रूपरेखा तैयार हो पाई। तो सुमित जी ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो ये अलायंस बना है ये एक साथ तो आ गए, आपको लगता है कि ये कितनी टक्कर दे पाएंगे? क्या ये जो अभी जो अनाउंसमेंट नहीं हो पा रहा है उसमें थोड़ा और डिले हो सकता है? देखिए, आपने तो कहा कि गठबंधन हो गया है, तो गठबंधन तो दोनों तरफ का क्लियर ही है, लेकिन सीट शेयरिंग ही सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। शिवसेना हमेशा से 23 से 24 सीटों पर लड़ती आई है। शिवसेना ने हमेशा से बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है। ये पहली बार है जो शिवसेना के अपने दो टुकड़े हो चुके हैं और शिवसेना जो जिसको बाला साहब ठाकरे की शिवसेना कह लीजिए या उद्धव ठाकरे की शिवसेना कह लीजिए, वो विपक्ष के साथ है, मतलब कांग्रेस के साथ है और शरद पवार वाले गुट के साथ है। तो ऐसे में अगर वो सीटें अभी 23-24 से घटा के 20 पे आने को मान गए हैं, मुझे अच्छे से याद है, बहुत अच्छे से संजय राउत का बयान है करीब 2 महीने पहले का। उन्होंने कहा था कि हम 24 से 1 सीट कम पे नहीं लड़ेंगे। जब बातचीत शुरू हुई थी अलायंस के बीच में, तो उन्होंने बार बार बैठकों के बाद बाहर आकर कहा कि शिवसेना 24 पे लड़ी है, 24 से 1 सीट पे कम नहीं लड़ी, हम एक पे कम नहीं लड़ेंगे। ये सब बात तब की है जब मिलिंद देवड़ा और अशोक चौहान कांग्रेस में हुआ करते थे। मिलिंद देवड़ा की सीट पर लेके भारी टसक था बॉम्बे में, क्योंकि वो सीट शिवसेना ने जीत ली थी और शिवसेना के वो सांसद अरविंद सावंत है जो इसी खेमे के साथ है, तो वो शिवसेना के दावेदारी थी। तो कुल मिलाकर अगर 24 से घटकर संजय राउत जो आप कह रहे हैं कि 20 पे आ गई है शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली यूबीटी, तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि आप सबको एडजस्ट करके चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी हमेशा 24-25 सीटों पे लड़ी, पर कांग्रेस पार्टी ने इस बार एडजस्ट किया। उसको लगता था कि अब ये 3 धड़े जुड़ रहे हैं आपस में, तो उन्होंने अपने साथ शरद पवार के ग्रुप को लेने के चक्कर में 10 पे लिया। शरद पवार भी कम सीटों पे लड़ रहे हैं। शरद पवार की जो असली जो कैंडिडेट्स थे, जो ज्यादा बड़े नेता है पार्टी में, वो अजीत पवार के साथ चले गए हैं। तो शरद पवार के पास मुझे ऐसा लगता है कि कैंडिडेट्स की भी दिक्कत होगी जो चुनाव जितवा सके। लड़ने को तो कोई भी लड़ सकता है, रोहित पवार चुनाव लड़ेंगे, सुप्रिया सुले चुनाव लड़ेंगी, ये सब लोग लड़ेंगे। परिवारवाद का इल्जाम लगेगा। परिवारवाद बहुत बड़ा मुद्दा नरेंद्र मोदी जी ने बनाया हुआ है। इन परिस्थितियों में कैसे मुकाबला करेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल। एक चीज मुझे लगता है, मैं अभी भी कहना चाहूंगा शादाब, इसके पहले कि आप इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, कि अभी जिस तरीके से कल शाम को जब संजय राउत बाहर निकल कर आए, इस इंडिया अलायंस क्या कहते हैं इसमें, कौन सी अघाड़ी कहते हैं वहां पे, बहुजन महाविकास अघाड़ी, एमवीए कहते हैं ना। इस अघाड़ी की मीटिंग के बाद जब बाहर आए संजय राउत आए, उनके साथ कांग्रेस के नेता भी खड़े हुए थे, पृथ्वीराज चौहान वगैरह। तो संजय राउत ने कहा कि हम बयान दिया कि हम सीट शेयरिंग पर बात नहीं करेंगे, हम नहीं बताएंगे कि हम कितनी सीटों पर लड़ने वाले हैं, ये खबरें आ जाएं। तो जब आपकी चीजें कल तय हो गई थी और खबरें आज आपने लीक की हैं, अभी ऑफिशियली कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, मेरा मन में इसीलिए शक है। दिल्ली में जब अलायंस हुआ तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता आमने सामने बैठे, बताया कि ये 4 पे, ये 3 पे लड़ेंगे। यूपी में जब अलायंस हुआ तो बताया कि भाई हमने कांग्रेस के लिए 17 सीटें छोड़ दी हैं। सपा और कांग्रेस के नेता एक साथ बैठे थे। जब यहाँ पर अलायंस तय हो गया, और ये गठबंधन तो 3-3.5 साल पुराना है, ये नया नहीं बना है, ये इंडिया अलायंस पे नहीं है, तो इन्होंने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? बिल्कुल, देखिए इनको डर इसी बात का है, सस्पेंस इनको डर इसी बात का है कि बीजेपी आज अभी भी तोड़फोड़ कर सकती है। बिल्कुल सस्पेंस बना हुआ है, इसीलिए शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से ये नेता बचते रहे और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। और आपको बता देते हैं कि जो पिछला आंकड़ा है लोकसभा चुनावों का,
उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 23 सीटों पर चुनाव जीती थी, शिवसेना ने 18 सीटों पर जीत हासिल की थी, कांग्रेस पार्टी के हिस्से में सिर्फ 1 सीट आई थी, एनसीपी 4 सीटों पर चुनाव जीती थी और AIMIM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है वो उसने 1 सीट औरंगाबाद की का इलेक्शन जीता था। लेकिन इस बार पूरी तरीके से राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं, शिवसेना में 2 फाड़ हो गए हैं, एनसीपी भी 2 टुकड़ों में टूट गई है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता गए हैं। तो इसलिए जो इस बार सीटों का बंटवारा हुआ है वो पूरे तरीके से अलग हुआ है। वरना आप सोचिए कि जो शिवसेना 18 सांसदों वाली पार्टी थी, आज उद्धव ठाकरे के साथ बहुत लिमिटेड सांसद रह गए हैं, उसका आंकड़ा भी बता देते हैं। हाँ बताइए। और तो ये बड़ी मुश्किल है और एनसीपी के सामने भी मुश्किल है क्योंकि भतीजे अजीत पवार ने विद्रोह किया है, कांग्रेस पार्टी के भी कुछ कद्दावर नेता पार्टी छोड़कर चले गए हैं, विधायक जीशान सिद्दीकी ने भी रिजाइन किया है। तो कुल मिलाकर जो कांग्रेस और जो उसके सहयोगी दल हैं वो पूरी तरीके से हिले हुए हैं कि इस अलायंस के साथ कैसे आगे बढ़ा जाए। आपको एक बार वोट परसेंटेज भी बता देते हैं कि पिछली बार बीजेपी को 27.8% वोट मिले थे, शिवसेना को 23.5% वोट मिले थे, कांग्रेस को तकरीबन 17% वोट मिले थे, एनसीपी को 15.5% वोट मिले थे और AIMIM को 1% से कम वोट मिले थे। तो सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं कि जो वोटों का चंग था वो भाजपा के पास गया था, तकरीबन 28% वोट भाजपा को मिले थे। तो इस बार भी जो है ये जो 2 अलायंस लड़ रहे हैं जिसमें एक बीजेपी है, शिवसेना का शिंदे गुट है, एनसीपी का अजीत पवार गुट है, वो एक साथ है और उसके अलावा उसके खिलाफ जो गुट लड़ रहा है उसमें कांग्रेस है, एनसीपी का शरद पवार गुट है, उद्धव ठाकरे गुट है और राजू शेट्टी इसमें शामिल हैं और प्रकाश अंबेडकर इसमें शामिल हैं। तो मोटे तौर पे ये जो 2 गठबंधन हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बिल्कुल जो अलग अलग जो टूट गई पार्टी उसका कितना असर आप देखते हैं कि इन लोकसभा चुनावों पर पड़ेगा? देखिए, बिहार के जितने आंकड़े, जितने स्टैट्स हमारे पास हैं बीते 17 लोकसभा चुनावों के, उन सबको मुझे लगता है कि शून्य मान लेना चाहिए। इस बार बिल्कुल नई स्लेट पे नई इबारत लिखी जाएगी, बिल्कुल नया, किसी को नहीं पता कि कहां से वोट पड़ेगा। ये देख लेना कि शिवसेना का ये आदमी था, ये 23 जीता था, शिवसेना का गढ़ है, शिवसेना इसको मिलेगी। ये तो हम ऊपरी तौर पे बातें कर रहे हैं शादाब। जमीन पे आप जाएंगे तो वहां पे जो उनकी वो चलती है, क्या बोलते हैं उसको, मैं शब्द भूल रहा हूँ, संघ, वो जो शाखाएं जो चलती हैं, चाहे शिवसेना की हो चाहे भाजपा की हो, उनमें भी जबरदस्त तरीके से बंटवारा हुआ है। अब मतलब जो ऐसा हो सकता है कि नेता एकनाथ शिंदे के साथ चला गया है पर उसके नीचे के जो लोग काम करते हैं उसके इलाके में जहाँ शाखाएं लगती हैं वो उधर हो, या उल्टा उधर नेता चला गया वो इधर हो। हमने देखा था जब मटकी वाला कार्यक्रम हुआ था, फिर जन्मोत्सव वाला, उसमें बहुत जगह पर तनाव हुआ। मैं आज जब आपसे बात कर रहा हूँ एक खबर ये भी आ रही है कि 2 नेता, बड़े नेता, एक शिवसेना की जो आज की तारीख में एकनाथ शिंदे के साथ है, ओरिजिनल शिवसेना जिसको कहा जा रहा है, उसको नाम और साइन उसको मिल गया है, वो 2 बड़े नेता विधानसभा के परिसर में आपस में लड़ गए। मैं ट्वीट पे पढ़ रहा हूँ, किसी का ट्वीट है, ये अपने रिपोर्टर ने अपने ग्रुप पे बढ़ाया है और बाकायदा दोनों के नाम भी लिखे, उनमें से एक तो मंत्री भी है इसी सरकार। कहा जा रहा है कि काफी हमारा फिजिकल हुआ है, फिजिकल। तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार वहां पर बहुत ज्यादा तनाव होने वाला है, बहुत ज्यादा फिजिकल इन्वॉल्वमेंट के साथ चुनाव होगा और मारपीट की नौबत, तनाव की नौबत जरूर दिखाई देगी क्योंकि सब एक साथ थे ना, अब बिखर गए, आपस में अलायंसेस चेंज हो गए, पार्टी के अंदर 2 धड़े हो गए। अब सोचिए आप एक परिवार में रहते हो, आपके घर के 2 लोग हैं और दोनों अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, घर के अंदर के जो बाकी लोग किसको वोट करेंगे, मुझे करेंगे, आपको करेंगे। तो ये आपस में तनाव है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार का जो महाराष्ट्र का चुनाव है वो किसी भी राजनीतिक पंडित के लिए, हम तो राजनीति के छात्र हैं, जो चुनाव का विश्लेषण करते हैं, जो सर्वे करने जाते हैं, उनके में बस की बात नहीं है कि इस बार कोई सर्वे निकाल कर ले आए। बिल्कुल। तो 2019 का एक आंकड़ा बता देते हैं कि 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो भाजपा और शिवसेना एक साथ थी और महाराष्ट्र के 288 विधानसभा सीटों में बीजेपी 106 सीटों के साथ राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। शिवसेना ने 56 सीटों पर जीत हासिल की थी और उसके बाद 2.5 साल के एक फार्मूला की बात हुई थी, लेकिन बीजेपी उस फार्मूले के लिए नहीं तैयार हुई थी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने 25 साल पुराना गठबंधन बीजेपी से तोड़ लिया था और उसके बाद शिवसेना के 44 विधायकों वाली उस समय कांग्रेस के 44 विधायक थे
और एनसीपी के 53 विधायक थे, जिनसे मिलकर एक महाविकास अघाड़ी अलायंस बना था, जिसमें उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन बाद में उद्धव ठाकरे के हाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई थी और जो शिंदे गुट है शिवसेना का, वो अलग हो गया था और बीजेपी के सपोर्ट से आजकल वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो जो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, इसमें पूरे महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण पूरी तरीके से बदल गया है और हर सीट को देखते हुए नेता फैसला कर रहे हैं कि उनको किस गठबंधन के साथ जाना है। इसीलिए जो इतनी भगदड़ दिखाई दे रही है, चाहे वो कांग्रेस में हो, एनसीपी में हो या शिवसेना में हो, वो इसलिए हो रही है कि हर नेता सिर्फ अपनी सीट देख रहा है कि वो उस सीट पर उसको चुनाव जीतने के लिए किसके साथ जाना पड़ेगा ताकि वो चुनाव जीत पाए। और ये एक चीज और मैं चर्चा करना चाहूंगा इसी बात को आगे बढ़ाते हुए। शादाब, कल पवार साहब ने अपने घर पे बारामती में मुख्यमंत्री को और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को, अजीत पवार को और देवेंद्र फडणवीस को न्योता दिया है कि आप लोग कल बारामती आ रहे हैं तो आप आइए मेरे साथ, कल रात का भोजन करिए। आप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बारामती आ रहे हैं। तो मुझे ये लगता है जब हम महाराष्ट्र की इतने डेवलपमेंट पर बातें कर रहे हैं शादाब, तो आप तो शरद पवार साहब को इतने सालों से कवर करते रहे, तो पवार साहब के मन में क्या चल रहा है? ऐसे में जब शरद पवार को दिखना चाहिए राहुल गांधी के साथ या उद्धव ठाकरे के साथ, वो उन दो व्यक्तियों को बुला रहे हैं अपने घर पर, उन तीन व्यक्तियों को बुला रहे हैं अपने घर पर। अजीत पवार तो घर के आदमी है उनके, एक बार मैं माफ भी कर दूं कि अपने घर में कोई दिक्कत नहीं है, पर एकनाथ शिंदे को बुलाना, देवेंद्र फडणवीस को बुलाना, क्या पवार साहब अभी में महाराष्ट्र के नीतीश कुमार साबित हो सकते हैं क्या चुनाव के ठीक पहले? देखिए शरद पवार के बारे में माना जाता है कि वो देश के सबसे जो चतुर पॉलिटिशियन है और उनके मन में क्या है ये किसी को पता नहीं चलता है। और अजीत पवार ने ये कहा भी था कि जब वो गए भाजपा के साथ तो उसमें सहमति थी पवार साहब की, और पवार साहब को पता था, उन्होंने इजाजत दी थी कि आप चले जाइए, लेकिन उसके बाद वो खुद ही मुकर गए। उन्होंने, अजीत पवार ने उस समय, आपको याद होगा कि ये भी कहा था कि शरद पवार ने नहीं बताया था कि वो पार्टी, उन्होंने कहा था कि वो पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ना चाहते हैं। तो शरद पवार के बारे में अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने कुछ बुलाया है, तो वो जरूर एक उसमें कोई पॉलिटिकल माइलेज देख रहे होंगे, क्योंकि कहा जाता है कि शरद पवार का हर कदम राजनीतिक होता है और वो जो भी करते हैं वो सब कुछ राजनीति के तहत करते हैं। तो अब देखना यह है कि जो उनका इन्विटेशन पहुंचा है मुख्यमंत्री के पास और अजीत पवार के पास, वो दोनों नेता क्या शरद पवार एक डेवलपमेंट अभी पड़ा कि देवेंद्र फडणवीस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मना कर दिया कि मैं बारामती के अपने दौरे में बहुत व्यस्त हूं तो मैं नहीं जा पाऊंगा। तो देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार के इस न्योते को, जो कि कल शाम को इम्प्लीमेंट होना है, कल शाम के भोजन पे, डिनर पे इन सबको इन्वाइट किया गया है, तो देवेंद्र फडणवीस ने इससे अपने आप को अलग कर लिया है। इसके पूरे पीछे की कहानी ये दरअसल ये है कि बारामती की जो सीट है जिस पर शरद पवार चुनाव लड़ते रहे, अब तो शरद पवार राज्यसभा में आ गए हैं, ये सीट उन्होंने बना के फल फूल करके अपनी बेटी सुप्रिया सुले के हवाले कर दी। सुप्रिया सुले इस सीट से लोकसभा की सांसद हैं। सुप्रिया सुले को फिर से इस सीट से चुनाव लड़ना है। खबर ये आई है बीते दिनों में, अपने रिपोर्टर्स ने भी, रौनक कुकड़े ने और बंबई से फाइल की है, बॉम्बे से, कि अब इस सीट पर अजीत पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार, जो कि उनकी भाभी हुई सुप्रिया सुले की, उनको चुनाव लड़ाने वाले हैं। तो वहां पे पवार परिवार की दो बहुएं आमने सामने होंगी। तो ये कहा जा रहा है शादाब की, जो मैंने अखबारों में पढ़ा, आज दिन भर छपा हुआ है, कि ये डिनर पर दरअसल उन्होंने इसीलिए बुलाया है, समझाने के लिए एकनाथ शिंदे साहब को, देवेंद्र फडणवीस को, अजीत पवार को, कि भाई इस सीट पर ये पारिवारिक लड़ाई मत करो, आपको लड़ाना है तो किसी और को लड़ा दो, लेकिन ऐसा ना हो कि आपस में दो, मतलब परिवार की दो, सुनेत्रा पवार वर्सेस सुप्रिया सुले हो जाए, एक ही परिवार की दो लड़ जाए। ये भी देखा होगा कि अजीत पवार के भतीजे ने कहा कि वो शरद पवार का सपोर्ट करें, उनके अपने सगे भतीजे ने ये बात कही। तो कुल मिलाकर जो डिफरेंसेस हैं पवार फैमिलीज में, वो भी मुझे लगता नहीं है डिफरेंसेस है, मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंसेस अगर होते ना तो वो पब्लिकली खटास दिखाई देती। इस डिफरेंसेस के बावजूद भी दो ओकेजन ऐसे हो चुके हैं जो सार्वजनिक तौर पर सामने, जब अजीत पवार और शरद पवार की फैमिली साथ बैठी है, अलग अलग वक्त, मुझे याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पे तस्वीरें आई थी। तो अगर अजीत पवार से सुप्रिया सुले नाराज हैं या शरद पवार नाराज हैं, तो नाराजगी कम से कम उनके कंडक्ट में, पब्लिक कंडक्ट में नहीं दिखती है। वहां पर लगता है कि परिवार में सामंजस्य बना हुआ है। ये पहली मौका होगा, अगर सुनेत्रा पवार वर्सेस सुप्रिया सुले होता है तो ये पहला मौका होगा जहां पर पब्लिकली दोनों परिवार के धड़े आपस में एक दूसरे के सामने होंगे। लेकिन बहुत बड़ा लेकिन है, वो कल शाम को जो डिनर होगा उसके बाद तय हो पाएगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या चल रहा है। शरद पवार का ये डिनर पर उन दोनों को इनवाइट करना, मैं तो जानना चाहता हूं
जो महाविकास आघाड़ी के बाकी दल हैं, उद्धव ठाकरे हो गए, पृथ्वीराज चौहान हो गए, या जो राजू शेट्टी की पार्टी हो गई, या वंचित आघाड़ी हो गई, प्रकाश अंबेडकर की, क्या इन लोगों से पूछिए बुलाया इन लोगों को अपने घर पे या नहीं बुलाया? पवार साहब का ये कहना है कि आप लोग बारामती आ रहे हैं, जिस कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं वो कार्यक्रम मेरे ही संस्थान में है, तो आपको मेरे घर आना चाहिए, ये कहते हैं उन्होंने इन्वाइट किया है। तो बिल्कुल, तो जो महाविकास आघाड़ी है उसकी जो पॉलिटिक्स है अभी भी उलझी हुई है, और जैसा कि हम उधर भी उलझी हुई है, उधर भी उलझी हुई है, महायुति की भी उलझी हुई है। हाँ, बिल्कुल। वहां बीजेपी ने इतनी सीटों के नाम हम सुबह से चला रहे हैं, आपने महाराष्ट्र के नाम सुने क्या? महाराष्ट्र में बीजेपी, अजीत पवार का गुट और एकनाथ शिंदे का गुट, इनके बीच भी आपस में सरफुटबल चल रही है। बीजेपी के लिए सबसे टेढ़ी खीर साबित होगी महाराष्ट्र और बिहार की सीटें बांटना। जहां पर बीजेपी को अपने दम पे लड़ना है वहां दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आप बीजेपी की पहली लिस्ट कभी भी आ सकती है। उनकी कल पहले राउंड की मीटिंग हो गई, माना जा रहा है कि आज कल परसों में कभी भी 100-125 नामों की लिस्ट आ सकती है। लेकिन उस लिस्ट में महाराष्ट्र से कौन कौन चुनाव लड़ने वाले हैं, जबकि आपने कहा कि 23 जीते थे पिछली बार, बीजेपी का 18, एक बार बताइए ना। 19 में बीजेपी शिवसेना साथ में लोकसभा चुनाव लड़े और बीजेपी के पास 48 में से 23 सीटों और शिवसेना 18 सीटों पे जीती। ये वो शिवसेना थी जो ज्वाइंट थी, अब तो शिवसेना आधी आधी हो गई है, और कमजोर वाली जो शिवसेना है सांसद के हिसाब से वो उद्धव ठाकरे। तो यानी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एनडीए के अंदर भी सीटों का जो बंटवारा है वो काफी मुश्किल भरा होने वाला है, क्योंकि वहां भी जो एक्सपेक्टेशन है अजीत पवार गुट की वो बहुत ज्यादा है। वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल की जाए, क्योंकि जो उनका आंकड़ा है पिछली बार का वो 4 लोकसभा सीटों का था जब वो एकजुट थे शरद पवार के साथ, तो वो ज्यादा सीटें चाहते हैं। और शिवसेना जो कि शिंदे गुट है, जो कि अभी बीजेपी के साथ है, वो पिछली बार शिवसेना 18 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो वो इसी आंकड़े को लेकर चल रहे हैं। और उनका कहना यह है कि उनको भी 18 से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, क्योंकि वो पार्टी उनको मिल गई है, सिंबल उनको मिल गया है, लिहाजा वो मानते हैं कि जो असली शिवसेना है वो उनके पास चली आई है। तो कुल मिलाकर जो महाराष्ट्र की राजनीति है वो पूरी तरीके से उलझी हुई है। एक बार विधानसभा सीटें भी बता देते हैं कि जो अभी मौजूदा जो आंकड़ा है विधानसभा सीटों का वो क्या है। 288 विधानसभा की जो सीट है महाराष्ट्र में, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास 106 विधायक हैं, सबसे बड़ा दल है। जो शिवसेना में जो तोड़फोड़ हुई है उसमें जो शिंदे गुट है उसके पास 39 विधायकों का समर्थन है, एनसीपी अजीत पवार गुट के पास 41 विधायकों का समर्थन है, कांग्रेस के पास 44 विधायक हैं, शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे गुट है वो सबसे आप कह सकते हैं कि उसको नुकसान हुआ है, 13 विधायक अभी उसके साथ हैं विधानसभा में, और एनसीपी का शरद पवार गुट है उसके पास भी 13 विधायक हैं। तो ये जो विधानसभा का समीकरण है वो हमने आपको बताया। तो सुमित जी अब इस चर्चा को समाप्त करेंगे, और ये जो अलायंस तो हो गया, सीटें भी बढ़ गई, अनाउंसमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? मैं वही कह रहा हूँ कि कल जो शरद पवार साहब की डिनर है शायद इसी वजह से अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि पवार साहब की राजनीति को समझना बहुत टेढ़ी चीज है। मतलब वो कहता डॉन को पकड़ना क्या मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वो ऐसे ही पवार साहब की राजनीति को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वो वाली स्थिति है, जब सब कुछ ठीक चल रहा है अचानक उन्होंने अपने घर पे बुला लिया। ये क्यों हुआ? जब चुनाव के अगले हफ्ते भर के अंदर चुनाव की तारीखें घोषित होने वाली है और आप डिनर पे बुला रहे हैं। और अगर आप पैचअप करना चाह रहे हैं दोनों धड़ों के बीच में, खासकर बारामती की सीट को लेकर, तो क्या आपने अलायंस को बता दिया, संजय राउत को, उद्धव ठाकरे को, पृथ्वीराज चौहान को, राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, कि मैं ये करने वाला हूँ? इसीलिए कंफ्यूजन है। मुझे लगता है कि ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है कि जब ये जो गठबंधन है वो अपनी सीटों को अनाउंस करे। हालांकि वो दावा कर रहे हैं कि उनकी सीटें बढ़ गई हैं, लेकिन जो कुछ सीटों पर मतभेद हैं वो भी सुलझ जाएंगे। तो देखते हैं कि महाराष्ट्र से ये खबर कब आती है। जैसे ही वो अपडेट आएगा आपको जरूर हम लोग बताएंगे। नमस्कार।